हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संजय की पाठशाला में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब तक हम लोगों ने 2 एपिसोड करे हैं। आज हम लोग तीसरा एपिसोड करेंगे। और पिछली क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा था कि व्हाट इज़ मीन्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो एक आप कह सकते हैं कि राज व्यवस्था के संदर्भ में जो अलग अलग तरह के संविधानों का प्रावधान है, आखिर वे किन किन प्रकारों में बांटे जा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि संविधान को अमूमन 2 अलग अलग तरीक़ों से विभाजित किया जाता है। यानी विभाजित करने के जो तरीक़ों के आधार हैं वो 2 आधार हैं। एक आप कह सकते हैं संकलन के आधार पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कोडिफिकेशन, ओके, या फिर आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस, निहितार्थ के आधार पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एपिसोड नंबर 3 का कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रकार, यानी संविधान किन किन प्रकार का होता है। यहां हम 2 संदर्भ देखेंगे या 2 आधार देखेंगे। 2 आधार है इसका। पहला आधार है संकलन, यानी संकलन के आधार पर। यानी हम देखेंगे कि संकलन के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है ना। आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोडिफिकेशन। और दूसरा आधार है इसमें निहितार्थ के आधार पर। अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस, ओके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोडिफिकेशन। मैं ऊपर का मिटाता हूं। ये पहला आधार है संकलन के आधार, दूसरा निहितार्थ के आधार पर। ये दूसरा तरीका है संविधानों के वर्गीकरण का। तो देखिए, जो पहला आधार है इसके अनुसार हम पाते हैं कि संविधान लिखित व अलिखित 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग समझेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और जिस देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी हो सकती है। सरकार के जो 3 अंग हैं उन 3 अंगों का आपसी सामंजस्य, आपस में तालमेल किस तरीके का होता है। संविधान के जो कुछ भी प्रावधान है उन प्रावधानों की प्रकृति क्या होगी, ये सब कुछ हमें पता चलेगा संविधान के रिटन या अनरिटन होने के आधार पर, लिखित या अलिखित होने के आधार पर। यानी कई दफ़ा अगर आपको ये मालूम चल जाए कि अमुक देश का संविधान लिखित है तो इस आधार पर भी आप पता कर सकते हैं कि उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति की क्या कुछ संभावना बनती है। उस देश में सरकार के जो 3 अंग हैं उनकी शक्तियों का एक तरह से कह सकते हैं सीमांकन किस तरीके से किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो WC दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, देवनागरी में इसको लिखते हैं लिखित संविधान, लिखित संविधान। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। अब जाहिर सी बात है ये कंपोजिशन पे निर्भर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को किस तरीके से कोडिफाई किया गया है उसके आधार पे हम यह पहचान पाते हैं कि अमुक संविधान लिखित है अथवा अलिखित। फाइन, बात करेंगे इस पे। वर्गीकरण का जो दूसरा तरीका है जो मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या होंगे, तो यहाँ पर बस 2 बातें ध्यान रखेंगे।
एसेंस के आधार पे या तो संविधान लोकतांत्रिक संविधान होगा या फिर अलोकतांत्रिक संविधान होगा, यानी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या तो डेमोक्रेटिक होगा या फिर अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसको नॉन डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, बट इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अनडेमोक्रेटिक ये सटीक एडजेक्टिव होता है, तो आप अनडेमोक्रेटिक का इस्तेमाल करेंगे, अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक को क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक संविधान, और अनडेमोक्रेटिक को अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक। ठीक, तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब तक जो मैं आपको बताया, हमारा जो टॉपिक चल रहा है संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और संविधान के वर्गीकरण को हमने देखा कि इसे दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक संकलन के आधार पे, यानी संविधान के प्रावधानों को किस तरीके से संकलित किया गया है, और इसके आधार पे जब हम संविधान का वर्गीकरण करते हैं तो या तो हमें लिखित संविधान देखने को मिलता है या फिर अलिखित संविधान। वर्गीकरण का जो दूसरा आधार मैंने चिन्हित किया है वो है निहितार्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस। और एसेंस के आधार पे हमने देखा कि संविधान या तो डेमोक्रेटिक हो सकता है या फिर अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। और देखिए, आमतौर पे हम लोग जो पढ़ते हैं वो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तक ही पढ़ते हैं, लेकिन इधर हाल के दिनों में खास करके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से सिविल सेवा के अंदर जो सवालों की पूछने की प्रकृति बढ़ती जा रही है, टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उसके आधार पे अब आवश्यक हो गया है कि यू शुड नो द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इवन ऑन द बेसिस ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दिस फेसेट। समझ रहे मेरी बात? तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डायमेंशन है जिसके अंदर हम लोग दो अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। पहला पहलू हुआ संकलन के आधार पर संविधान का वर्गीकरण, दूसरा निहितार्थ के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। क्लियर है? अब एक एक करके देखते हैं। फेसेट 1, संकलन के आधार पर संविधान का वर्गीकरण, आई मीन टू से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कोडिफिकेशन। दूसरा है निहितार्थ के आधार पर संविधान का वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेंस। और यहीं पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रूल ऑफ लॉ वगैरह वगैरह का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो अभी मैं शॉर्टलिस्ट करने जा रहा हूँ संकलन के आधार पे, है ना। तो देखिए, संकलन के आधार पे जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि संविधान दो तरह का हो सकता है, या तो लिखित या फिर अलिखित। ओके, अब देखिए जी, थोड़ा यहाँ समझते हैं लिखित व अलिखित में क्या कुछ विभेद होता है। पहली बात, आपको याद होगा शुरू के लेक्चर्स में मैं आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी शब्द संविधान का उल्लेख किया गया हो, इतना तय है कि संविधान सदैव दस्तावेजी स्वरूप में होता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। और डॉक्यूमेंट का मतलब ही होता है कि इसके अंदर चीज़ें वर्बल फॉर्म में होंगी। वर्बल फॉर्म मीन्स लिखित रूप में। क्यों? क्योंकि खाली पन्नों के संकलन को हम दस्तावेज नहीं बोल सकते। अगर उन पन्नों पर कुछ उल्लेखित होगा तो ही दस्तावेज कहलाएगा। तो इतना तो तय है कि संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित हो, होता दस्तावेजी स्वरूप में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, लिहाजा उसके अंदर बातें लिखी गई होती है। ठीक, अब जब बातें लिखी गई होती है तो फिर हमें लिखित व अलिखित में विभेद करने की जरूरत ही क्या है? आखिर क्यों विभेद करना पड़ता है?
तो यहाँ लिखित व अलिखित में विभेद करने के कुछ आधार हैं, जिन आधारों को आपको समझना होगा। आपको मालूम है कि संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित एक दस्तावेज होता है। अब जाहिर सी बात है, चाहे संविधान लिखित हो या अलिखित हो, इतना तय है कि दोनों ही वैधानिक रूप से प्रमाणित दस्तावेज होंगे, यानी दोनों में चीज़ें उल्लेखित होंगी। बस फर्क ये है कि ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन रूपी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दस्तावेज की बात कर रहे हैं, लिखित संविधान हमेशा हमेशा सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में होता है। किसके रूप में? सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट, एकल संकलित दस्तावेज। कहने का मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए XYZ कोई कंट्री है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन C1 है, और आपसे बोल दिया गया कि साहब C1 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस देश के संविधान के संदर्भ में जो भी प्रावधान है वो एक ही दस्तावेजी स्वरूप में दिखेगा। क्या अब देखो, आपको मालूम है भारत का संविधान लिखित संविधान है, तो जरा सोचिए, क्या हमारे संविधान की अलग अलग कैटेगरीज है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगरी ए ये पुस्तक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगरी बी ये पुस्तक है? ऐसा नहीं है, एक ही संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे नाम देते हैं हम भारत का संविधान। समझ रहे हैं मेरी बात? तो भारत का संविधान रूपी जो एकल दस्तावेजी स्वरूप है, उसी में संविधान के समस्त प्रावधान निहित हैं, संकलित हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें इंग्लैंड का संविधान, आप सबको मालूम है इंग्लैंड का संविधान अलिखित संवैधानिक स्वरूप का आदर्श उदाहरण है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, जाहिर सी बात है, संविधान के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि इस दस्तावेज के अंदर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु समाहित होते हैं, सिद्धांत समाहित होते हैं। तो अब अगर अलिखित संविधान की भी बात की जाए तो इतना तो तय हो गया ना कि जिस देश का संविधान अलिखित है, उस देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वे सारे प्रिंसिपल्स उस अलिखित संविधान के हिस्से होंगे। बस फर्क ये होगा कि अलिखित संविधान वाले देश में या देशों में, कहने का मतलब जहां भी अलिखित संविधान है, यह एकल संकलित दस्तावेजी स्वरूप में नहीं होगा। यहां पर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई अस्थाई एकल संकलित दस्तावेज यहां नहीं हो सकता। अब देखो, इंग्लैंड में भी सरकार है, वहां भी सरकार के 3 अंग दिखेंगे आपको, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आपको नहीं लगता कि विधायिका किस तरीके से अपनी विधायी प्रक्रियाओं को, विधायी गतिविधियों को अंजाम देगी, उसका एक लिखित स्वरूप तो होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड के संविधान के जो प्रावधान है वो इंग्लैंड के वातावरण में टहल रहे, घूम रहे, वातावरण में विस्तृत हो रहा है, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड की संसद है ना, जो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उनकी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग क्या है? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से संबंधित प्रावधान कहीं ना कहीं लिखित रूप में ही होंगे ना। हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ की विधायिका के बारे में जानकारी लेनी हो तो अलग डॉक्यूमेंट है, कार्यपालिका के बारे में अलग डॉक्यूमेंट है, न्यायपालिका के बारे में अलग डॉक्यूमेंट है। संभव है तीनों को एक जगह संकलित भी कर दिया गया तो वो इतना अस्थिर होता है कि आमतौर पे सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में उसे कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो पहला फर्क तो ये समझेंगे कि अलिखित संविधान का जो दस्तावेजी स्वरूप होता है ये बेसिकली अनौपचारिक स्वरूप होता है, यानी ये इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, जबकि लिखित संविधान का जो दस्तावेजी स्वरूप है ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। अब यहाँ जरा समझते हैं हम लोग कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट और इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क है। एक सिंपल सी बात, आप जब कभी अपने घरों में होते हैं तो आमतौर पे जो आपका पहनावा ओढ़ावा होता है, आमतौर पे आप कैजुअल पहनते हैं, सुना होगा ना आपने। जब कपड़ा खरीदने वगैरह जाते हैं तो अक्सर आपसे पूछता है दुकानदार कि आपको फॉर्मल चाहिए या कैजुअल चाहिए। कैजुअल को ही हम इनफॉर्मल कहते हैं। तो आप अपनी पसंद के अनुसार बताते हैं, जो रेगुलर यूज़ का है उसको हम लोग कैजुअल बोलते हैं, और जो किसी पार्टिकुलर यूज़ के लिए होता है उसे हम फॉर्मल बोलते हैं। जैसे ऑफिशियल पर्पस से अक्सर आपने देखा होगा फॉर्मल ड्रेस लोग पहना करते हैं, और घर वगैरह में थोड़ा आराम से इनफॉर्मल पे ही काम चल जाता है। तो ठीक उसी तरह से जब कभी भी बात फॉर्मल की होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी तैयारी के साथ हैं, और जब इनफॉर्मल की बात होती है तो ये लगता है कि नहीं, कोई योजनाबद्ध तरीके से कुछ नहीं किया जा रहा है। तो
लिखित व अलिखित में विभेद का जो पहला बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि लिखित संविधान सदैव ही किसी योजनाबद्ध निर्णय का परिणाम होता है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ वेल टू डू प्लानिंग। अब सवाल ये उठता है कि संविधान निर्माण की योजना आखिर कौन बनाएगा? तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बनाएगी, और संविधान को बनाने वाली जो इंस्टीट्यूशन होती है सामान्यतः उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, है ना, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब असेंबली में जो सारे सदस्य हैं आपस में मिलजुल कर मंत्रणा करके, है ना, देश का संविधान किस स्वरूप में निर्मित होना चाहिए, संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस होने चाहिए, प्रावधान होने चाहिए, इन सारी बातों पर व्यापक परिचर्चा होती है और ठोस निर्णय के साथ संवैधानिक प्रावधानों को संविधान में संकलित किया जाता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के किसी वेल टू डू प्लानिंग या डिसीजन का परिणाम नहीं होता। ये मूलतः अभ्युदित प्रकृति का होता है, इवॉल्व नेचर का होता है। यानी इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ समथिंग लाइक ऑल ओवर सडन, इट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ व्हाट? अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी लंबे समय के साथ जो जो नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं उनको संविधान में आसानी से शामिल कर दिया जाता है, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये कोई प्लानिंग का नतीजा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको लिख के देना है और कोई समय सीमा नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि कभी आप 2 पंक्ति लिखेंगे, कभी 1 पैराग्राफ लिखेंगे और लिखते चलेंगे। लेकिन अगर बात कहा जाए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे के भीतर इन 20 सवालों का जवाब लिखना है या 10 सवालों का जवाब लिखना है, तो इतना तो तय है कि वहाँ आप प्लानिंग के साथ लिखेंगे कि आपको पेपर विद इन टाइम फ्रेम लिख लेना है। तो यही योजना और गैर योजना में फ़र्क हुआ। तो पहला विभेद हमने क्या देखा कि लिखित संविधान संविधान सभा के योजनाबद्ध निर्णय का परिणाम होता है। यानी लिखित संविधान को अस्तित्व में लाने के लिए हमें किसी न किसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है, संस्थागत निकाय की जरूरत पड़ती है। और संविधान को अस्तित्व में लाने वाली जो संस्थागत निकाय है उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान सभा बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। अलिखित संविधान के संदर्भ में हमें कोई संविधान सभा देखने को नहीं मिलती। मीन्स इन केस ऑफ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Here exists no constituent assembly, but in case of written constitution, you should know it. Here exists constituent assembly. तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला विभेद आप समझ गए होंगे। फिर से सुनिए, संकलन के आधार पे संविधान 2 प्रकार का होगा, लिखित, अलिखित। ठीक, दोनों ही हकीकत में देखा जाए तो लिखित दस्तावेज होते हैं। बस फर्क ये होता है कि लिखित संविधान औपचारिक दस्तावेज होता है, अलिखित संविधान अनौपचारिक दस्तावेज होता है। यहाँ औपचारिक व अनौपचारिक में विभेद पैदा करने का एक सिंपल तरीका है, लिखित संविधान सदैव एकल दस्तावेजी स्वरूप में होता है, सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, जबकि अलिखित संविधान सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में हो ऐसा आवश्यक नहीं है ना, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगली बात, लिखित संविधान को सृजित करने के लिए, निर्मित करने के लिए सदैव संविधान सभा की आवश्यकता होती है। बिना संविधान सभा के सतर्क निर्णय के लिखित संविधान अस्तित्व में लाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये योजनाबद्ध तरीके का परिणाम होता है, योजनाबद्ध कार्यप्रणाली का परिणाम होता है, जबकि अलिखित संविधान के लिए संविधान सभा जैसी किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती। तो क्लियर है पहला विभेद। दूसरी बात एक बार समझ लीजिए, बाद में इसके सारे पॉइंट्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके मेंशन कर दूंगा। देखिए, दूसरी बात यहां मैं लिख रहा हूं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट में लिखित संविधान, यहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित संविधान। पहला विभेद देख लिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखने को मिलती है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में वी फाइंड नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरी बात, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं होता। ठीक, बट दोनों के बीच जो उभयनिष्ठ बात है, अंदर खाने की बात, आप हमेशा ध्यान रखना,
होगा दोनों लिखित ही, क्योंकि जब दस्तावेज है तो लिखित ही होगा। चलो, ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आमतौर पे स्टूडेंट इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें सीधे सीधे लगता है कि अलिखित है, इसका मतलब कि कुछ लिखा ही नहीं गया है ना। ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, आपको मालूम है कि जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बतलाता है कि देश की राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है ना, यानी नेचर ऑफ पॉलिटी कैसी है। जाहिर सी बात है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रवृत्ति होगी या प्रकृति होगी, निसंदेह वहाँ की राज व्यवस्था की भी वही प्रकृति होगी। तो अगर मैं कहूँ कि अगर किसी देश में लिखित संविधान है, तो बताइए उस संविधान की क्या कुछ प्रकृति हो सकती है, अथवा उस देश की राज व्यवस्था की क्या कुछ प्रकृति हो सकती है। सामान्य तौर पे जब हम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए या ग्लोबल पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेचर ऑफ पॉलिटी का आकलन करते हैं, तो 3 संदर्भ निकल के आते हैं। या तो राज व्यवस्था का स्वरूप यूनिटरी होगा, या फिर फेडरल होगा, या फिर क्वाज़ाई फेडरल होगा। देवनागरी में यूनिटरी को हम लोग बोलते हैं एकात्मक, यानी एकात्मक प्रकार की राज व्यवस्था हो सकती है। फेडरल को हम लोग बोलते हैं संघात्मक। फेडरल के भी अपने अपने स्वरूप होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। अभी चूंकि हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए जिस टॉपिक में जितनी बातों की जरूरत होगी मैं उतनी ही बातें रख रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, चीज़ों को ठीक तरीके से आप कनेक्ट कर सकें। तो देखो, किसी भी देश का संविधान यह बतला देगा कि राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है, और जब बात राज व्यवस्था की प्रकृति की आएगी तो हमारे पास यही 3 विकल्प होंगे, या तो यूनिटरी यानी एकात्मक, या फिर फेडरल यानी संघात्मक, या फिर क्वासाई फेडरल यानी अर्ध संघात्मक। ये अर्ध संघात्मक आपको बताऊं कोई यूनिक फीचर नहीं है, ये बेसिकली एक मिश्रित प्रकार है। यूनिटरी और फेडरल दोनों का सम्मिश्रण जहां दिखेगा उसी को हम लोग अर्ध संघात्मक बोलते हैं। और बोलने को तो इसको अर्ध एकात्मक भी आप बोल देंगे, लेकिन आमतौर पे प्रचलन में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो अर्ध संघात्मक होता है। सीधी सी बात, यूनिटरी प्लस फेडरल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जहां दिखेंगे जिस राज व्यवस्था में, उस राज व्यवस्था को किस प्रकृति की राज व्यवस्था कहेंगे? क्वासाई फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी। ठीक, चलो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इनके बारे में बतलाता है कि नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है। अब यहाँ एक बात समझेंगे आप कि जब कभी भी किसी देश का संविधान लिखित होगा तो ध्यान रखेंगे, लिखित संविधान के संदर्भ में राज व्यवस्था की ये तीनों की तीनों प्रकृति ओपन रहेंगी, तीनों विकल्प खुले रहेंगे। यानी किसी देश का संविधान अगर लिखित है तो आप तपाक से आंख बंद करके ये नहीं बोल देंगे कि उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक ही होगी या एकात्मक ही होगी या अर्ध संघात्मक ही होगी। तीनों में से कुछ भी हो सकती है। अब ये निर्भर करता है कि उस देश की संविधान सभा ने अपने संविधान की अथवा राज व्यवस्था की किस प्रकृति को चिन्हित किया है, किस प्रकृति को अपनाया है। क्लियर है ये बात? यानी लिखित संविधान के संदर्भ में राज व्यवस्था के तीनों स्वरूप, तीनों विकल्प खुले होते हैं। संभव है राज व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक हो, संभव है राज व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक हो, संभव है राज व्यवस्था की प्रकृति न तो पूर्णतः एकात्मक हो ना ही पूर्णतः संघात्मक, अपितु अर्ध संघात्मक हो, यानी एकात्मकता तथा संघात्मकता दोनों का सम्मिश्रण हो। ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की विलिंगनेस पे डिपेंड करता है, इसकी चाह पे डिपेंड करता है कि आखिर इसने अपने देश की संविधान की कौन सी प्रकृति सुनिश्चित की है। इस संविधान सभा ने अपने देश की राज व्यवस्था की किस प्रकृति का चुनाव किया है। क्लियर है? लेकिन अगर किसी देश का संविधान अनरिटन है तो ध्यान रखेंगे उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति हर हाल में एकात्मक होगी। ये कभी संघात्मक नहीं हो सकती, कभी अर्ध संघात्मक नहीं हो सकती। तो आपने देखा ना, रिटन व अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको मालूम चल जाए तो आसानी से संबंधित देशों की राज व्यवस्था की प्रकृति का एक कयास तो आप लगा ही सकते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित है, अनरिटन है, तो बताइए दूसरा सवाल पूछने पर क्या आपको सोचना पड़ेगा? जैसे मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि बताओ न्यूजीलैंड की राज व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, तो क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है भाई, न्यूजीलैंड का संविधान अगर अनरिटन है, अगर क्या है ही है अनरिटन, तो अनरिटन है तो राज व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी? यूनिटरी होगी।
क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो, ये तो पहला फर्क हो गया। फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। अगर किसी देश का संविधान लिखित हो तो उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति के लिए तीनों विकल्प खुले होते हैं, यूनिटरी, फेडरल, क्वासाई फेडरल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी देश का संविधान अलिखित है तब उस स्थिति में हर हाल में उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक ही होगी, कभी संघात्मक नहीं, कभी अर्धसंघात्मक नहीं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हमने दूसरा विभेद देख लिया। अब दूसरे विभेद पे आने से पहले अब तक जो हमने देखे हैं एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। पहली बात, लिखित संविधान संविधान सभा के सतर्क निर्णय का परिणाम होता है, ठीक है। अलिखित संविधान, इसके सृजन के लिए किसी संविधान सभा की आवश्यकता नहीं होती, है ना। दूसरी बात, लिखित संविधान जिस देश में होगा उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक भी हो सकती है, संघात्मक भी हो सकती है, अर्धसंघात्मक भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी देश का संविधान अलिखित है, अनरिटन है, उस स्थिति में देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति सदैव एकात्मक होगी। क्लियर। एक और विभेद जो हमने पहले ही पढ़ा था कि लिखित संविधान सदैव एकल दस्तावेजी स्वरूप में होता है, एक ही डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, जबकि अलिखित संविधान के साथ ये बात नहीं होती। यही कारण है कि लिखित संविधान को हम लोग फॉर्मल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जबकि अलिखित संविधान को फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं बोला जाता। क्लियर है? चलो अगला विभेद देखते हैं। अभी इस टॉपिक को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम लोगों ने डिफाइन किया था तो उस लेक्चर से बड़े आसानी से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां मैंने बीच में लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन। यही है ना दो क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशन का, रिटन एंड अनरिटन, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ओके, संकलन के आधार पे। अब देखिए, जो दूसरा विभेद है रिटन व अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको मैंने बताया था कि किसी भी देश का संविधान इस बात का उल्लेख करता है कि उस देश की सरकार के जो विभिन्न अंग हैं आखिर उनकी क्या कुछ शक्तियां हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा जाहिर सी बात है गवर्नमेंट होगी, और जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा गवर्नमेंट वहां भी होगी। और जहां भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स आपको दिखेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। यहां भी आपको तीनों ऑर्गन्स दिखेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। अब ध्यान देंगे, जहां कहीं भी लिखित संविधान होगा, ध्यान रखना उस देश की सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का जब हम सीमांकन करते हैं तब यही पाते हैं कि हियर जुडिशियरी एंजॉयज वाइडर पावर एज कंपैरिजन टू द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। यानी लिखित संविधान वाले देशों में सरकार के विभिन्न अंगों के सापेक्ष या सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों के संदर्भ में हम यह पाते हैं कि न्यायपालिका विधायिका व कार्यपालिका की तुलना में ज़्यादा शक्तियां रखती है। कहने का मतलब कि न्यायपालिका अगर चाहे तो विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है, और समीक्षा वही करता है जो सुपीरियर होता है। सिंपल सी बात है। जैसे आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उत्तर की समीक्षा किससे करवाते हैं? किसी 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से कराते हैं कि अपने से किसी ज़्यादा जानकार से करवाते हैं? ज़्यादा जानकार से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जुडिशियरी पावरफुल होती है। तो इतनी बात जानने मात्र से कि अमुक देश का संविधान लिखित है अथवा अलिखित, आप बड़ी आसानी से इस बात का आकलन कर पाते हैं कि उस देश की सरकार के विभिन्न अंगों में कौन सा अंग ज़्यादा ताकतवर होगा। अब देखो, भारत में लिखित संविधान है तो बताओ भारत में सामान्य रूप से विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में ज़्यादा मजबूत स्थिति में कौन होगी? जो समीक्षक की भूमिका में होगी, यानी न्यायपालिका, जुडिशियरी। अमेरिका में भी यही बात आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसी देश का संविधान अलिखित है तो हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा शक्तियों का उपभोग किया जाता है उनका बच्चों क्रम इस प्रकार का है। यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, इसके बाद बारी आती है जुडिशियरी की और फिर एग्जीक्यूटिव की। ये क्रम बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब कि
अलिखित संविधान वाले देशों में इतना तो तय मानिए कि कभी भी न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं हो सकती। वहाँ किसकी सर्वोच्चता होगी? विधायिका की। और जैसे हम इंग्लैंड की ही बात कर ले, क्योंकि अलिखित संविधान का समृद्ध उदाहरण है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की जो केंद्रीय विधायिका है उसको हम क्या नाम देते हैं? इंग्लैंड की संसद। तो कह सकते हैं कि अलिखित संविधान के संदर्भ में संसद के द्वारा जो भी विधायी प्रक्रिया अंजाम दी जाती है, आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अलिखित संविधान का अभिन्न अंग मानी जाती है। इसीलिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट निकल कर आता है अलिखित संविधान के संदर्भ में कि इन देशों में ऑर्डिनरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में कोई फर्क नहीं होता। कहने का मतलब कि चूंकि विधायिका सर्वोच्च होती है, लिहाजा विधायिका के द्वारा जिस किसी भी विधि का सृजन किया जाता है वह विधि स्वतः ही उस देश के अलिखित संविधान का अभिन्न अंग बन जाती है। इट मीन्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन अ कंट्री वेयरइन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जिस देश में अलिखित संविधान हो उस देश की साधारण विधि व संवैधानिक विधि में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि अलिखित संविधान वाले देशों में विधायिका की सर्वोच्चता होती है। चूंकि हम इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में अक्सर परिभाषित करते हैं, इसलिए बोल देते हैं संसद की सर्वोच्चता होती है। संसद इंग्लैंड की केंद्रीय विधायिका का ही नाम संसद है। जैसे भारत की केंद्रीय विधायिका का क्या नाम है? संसद, पार्लियामेंट। ठीक उसी तरह तो इतना तो तय हो गया कि अलिखित संविधान वाले देशों में न्यायपालिका विधायिका के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती। हाँ, अगर कर सकती है तो कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है। लेकिन अगर किसी देश का संविधान लिखित हो तो यहां पर जुडिशियरी न सिर्फ लेजिस्लेटिव के एक्ट्स को रिव्यू कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, बल्कि एग्जीक्यूटिव की भी कर सकती है। यानी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों की समीक्षा कर सकती है। अलिखित संविधान के संदर्भ में विधायिका न्यायपालिका केवल व केवल कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है, विधायिका के कार्यों की नहीं, क्योंकि यहां विधायिका अथवा संसद की सर्वोच्चता होती है और लिखित संविधान वाले देशों में संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो इस लिहाज से देखेंगे तो संविधान की सर्वोच्चता तो अलिखित में भी हो जाएगी, बट फर्क यह है कि साधारण विधि और संवैधानिक विधि में कोई फर्क ही नहीं है। साधारण विधि और मूल विधि में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि